आज के सेशन के हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो है श्री संतोष कुमार सर। श्री संतोष कुमार सर, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, is a distinguished personality with 24 years of exemplary service. A trained engineer, he began his career in engineering before transitioning to the Indian Information Service. Prior to joining PIB, that is Press Information Bureau, he served at Doordarshan and undertook several key assignments instructed by the Government of India. Known for his fantastic memory, eloquence, and profound interest in economics, Shri Santosh Kumar has made significant contribution to his field. As a dedicated reader, his insight and expertise are widely appreciated. Notably, he joined us during the 100th session of Graduate Scholars Talk series on 30th January 2023. And sir, आज हम सबके बीच इस 199th सेशन में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर प्रेजेंट है एंड वी डीपली वैल्यू हिज सपोर्ट, लीडरशिप एंड ब्लेसिंग्स एज वी कंटिन्यू आवर जर्नी। सो सर के लिए दो लाइन कहना चाहूंगा। ज्ञान की दीपशिखा जलाई उन्होंने, सेवा से भारत की गरिमा बढ़ाई उन्होंने। और इन्हीं के साथ आई इनवाइट संतोष कुमार सर फॉर हिज इनिशियल रिमार्क्स। सर आइए और आज का जो सेशन हमें शुरू करने के लिए परमिशन दीजिए। Sure, thank you so much for this honor. I mean, I really feel privileged to be part of this young team, and I congratulate you all on this achievement, which you are going to complete next week on the completion of 200th episode uninterrupted. That is a big achievement. We have been talking earlier also. I was part of the 50th episode. I was also part of the 100th episode. I am constantly in touch with the founder of GSTS series, Dr. Manish, and it's always a privilege and learning for me, to be amongst you and hear on so many varied topics. So thank you so much. I think I should not initially take so much of time. I congratulate each and every one of you, all the founder members of GSTS who are continuing with so much enthusiasm. And this is a very, noble initiative, I must say. It started with COVID time, but despite, the challenges of COVID going away, this series has not gone away, and that is a big thing. I will say. So all the best to all of you. And yes, please start with this session. I will love to be part of you, hearing your, ideas and other suggestions. Thank you. थैंक यू सो मच सर। आपको फिर एक बार हम बुलाएंगे जो स्पीकर का टॉक है वो हो जाने के बाद आपके फाइनल रिमार्क्स के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी, डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये हमारी आज की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव ला चुका है, जिससे हमारे जो काम करने का तरीका है, हमारे सोचने का तरीका है, जो हमारा आपस में इंटरेक्ट करने का तरीका है, वो सब कुछ लगभग बदल चुका है। हम कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को शेप करता जा रहा है। और हमारा जो ग्रेजुएट स्कॉलर टॉक सीरीज का जो प्लेटफॉर्म है वो भी टाइम टू टाइम इस टॉपिक पर उसके अपने जो मल्टीपल डायमेंशंस है उन पे हमारे बहुत सारे स्पीकर्स ने उनके प्रेजेंटेशन भी दिए हैं और इस टॉपिक को हाईलाइट करने की कोशिश की है। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल्स अगर देना चाहूँ तो देयर वाज अ टॉक फ्रॉम मुस्कान, शी वाज स्कॉलर ऑफ अफ्रीकन स्टडीज। 169th GSTS के सेशन में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से डिजिटल डिप्लोमेसी जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसीज को और जो वर्ल्ड की सारी फॉरेन पॉलिसीज है उसको शेप कर रही है। और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से डाटा ड्रिवन फॉरेन पॉलिसी का जो प्रेजेंटेशन है वो दिया था। साथ ही में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के बारे में भी उन्होंने बात की थी कि किस तरीके से जो हमारे डिप्लोमेट्स है वो भी सोशल मीडिया की जो डाटा है उसको एनालाइज करते हैं, जो कि उनको पब्लिक सेंटिमेंट्स को समझ के इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं और इन्हीं चैलेंजेस को हमारे एक स्पीकर मिस्टर गौरव भगत सिंह कॉलेज के छात्र थे, उन्होंने GSTS 155 में हाईलाइट किया था
अंडर द टॉपिक AI डिपफेक्स एंड राइट टू प्राइवेसी, कि किस तरीके से जो नए चैलेंजेस है वो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। डाटा प्रोटेक्शन के बारे में उन्होंने बताया था कि हाउ इफेक्टिव डाटा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इंश्योर करता है कि हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सके, और डाटा से हम जो पोटेंशियल फ्यूचर थ्रेट्स है उनको भी प्रिडिक्ट कर पाते हैं। जब डिजिटलाइजेशन की बात होती है तो और एक डायमेंशन भी आती है हेल्थ की, कि उसका एस्पेक्ट हमारी हेल्थ, मतलब इसका इम्पैक्ट हेल्थ पे हमारे कैसे पड़ता है। और इस हेल्थ के डायमेंशन को भी एक हमारे स्पीकर है मिस तमन्ना फ्रॉम दयाल सिंह कॉलेज, उन्होंने GSTS के 144th सेशन में बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट किया था कि जो डिजिटलाइजेशन का इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर कैसे पड़ता है। कुछ डीमेरिट्स भी थे, कुछ मेरिट्स भी थे, जैसे कि हेल्थ डाटा एनालिसिस हमें इफेक्टिव हेल्थ पॉलिसीज, रिसोर्स एलोकेशन, ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज को और इफिशिएंट बनाने में हेल्प करता है। इस तरीके का एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया था। डाटा साइंस पे भी एक हमारा प्रेजेंटेशन हो चुका है, GSTS 132 बाय मिस अंशिका, स्कॉलर ऑफ ABS इंजीनियरिंग कॉलेज। उन्होंने डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के बारे में भी बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया था कि जो हम आज काम करते हैं, जो हम डिसाइड करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, और जिस तरीके से हम अपने फ्यूचर को इमेजिन करते हैं, उसमें जो डाटा है वो किस तरीके से रोल प्ले करता है। और जो आज के AI टूल्स है, जैसे कि आप सभी लोग चैट GPT से तो फैमिलियर होंगे ही, तो उस तरीके के चैट GPT में डाटा जो साइंस है वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करता है, इसका बहुत ही एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया था। उसी के साथ एक फ्यूचरिस्टिक डायमेंशन भी, अगर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूचरिस्टिक डायमेंशन का भी एक बहुत ही अच्छा टॉक हुआ था, जो कि GSTS 109, जिसमें संस्कृति ने बताया था इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज ए ह्यूमन बीइंग, कि किस तरीके से वो ह्यूमन बीइंग की तरह और उससे भी ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है, किस तरीके से वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, डाटा का प्रोसेसिंग कर रहा है, डाटा जनरेट कर रहा है, और डिसीजन मेकिंग में, मतलब डिसीजन मेकिंग कर रहा है, डिसीजन में हमारी हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से GSTS का हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो टेक्नोलॉजी के जो सब्जेक्ट है उसके मल्टीपल डायमेंशंस कवर करता आ रहा है। टाइम टू टाइम बहुत सारे इस पे डिस्कशंस हो चुके हैं। और अगर आज के टॉक की हम बात करें कि आज का टॉक किस तरीके से एक यूनिक और अलग रहने वाला है, सो आई विल से दैट दिस सेशन will represent the culmination of our series of discussions on the topics over the past 4 years. हमने पिछले 4 सालों में जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, डाटा साइंस से रिलेटेड जितने भी टॉक्स किए हैं उसका एक कल्मिनेशन होगा। एंड मोस्ट करेंट इंफॉर्मेशन एंड पर्सपेक्टिव्स ऑन द टॉपिक विल बी प्रेजेंटेड बाय आवर टुडेज स्पीकर। और हमारी जो आज की स्पीकर है उनका नाम है मानवी सारस्वत। शी इज पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उनके बारे में अगर कहूँ तो शी इज वन ऑफ द इनिशियल मेंबर ऑफ GSTS टीम। एक इनिशियल मेंबर रही है जो बहुत शुरुआत से ही जुड़ी रही है GSTS की टीम के साथ। और हमारी जो GSTS की जो हमारे जो भी काम होते हैं उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करती है। जो स्पीकर है उनमें और जो मॉडरेटर्स है उनमें एक ब्रिज का काम करती है, और हमारी जो सारी प्रीमिट्स होती है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर रहती है और वो बखूबी से अपना पूरा काम करती है। और उनका आज का जो टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम है फ्रॉम डाटा टू डिसीजंस, जहाँ पे वो बताएंगी कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारी आज की इस सोसाइटी को गवर्न कर रहा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, I invite Miss Manvi to come and present her topic. Miss Manvi, the stage is all yours. Thank you so much, Manthan, for this lovely introduction. And I would also like to thank today's guest of honor. Sir, thank you for your valuable time. Thank you so much. It said the future belongs to AI, but the path we choose will determine what kind of future will that be. So with this, I, Manvi Saraswat, welcome you all in today's evening. And I got this wonderful opportunity as a GSTS moderator to represent 199th of our series. And the topic would be From Data to Decisions, Strategies for Artificial Intelligence. So before we go further into this talk, let me just tell what would all be included in it.
First, we would be talking about the role of information networks from Stone Age to AI and how they have changed and how it reflects the growth of human communication and technological advancements. Next, we would focus on what is information and how it is connected with truth, and does information represents the reality, the true reality or not. Then we would focus on the early information technologies which are developed by humans, which are fiction, stories, and documents. And lastly, we would focus on how AI is changing the world, and will the world, the democratic world, is sufficient for it or not, or will it be able to handle the problems or not? That would be under the computer politics. So let's see the breakdown of how these networks have evolved across different stages of human history. First, everybody knows is the Stone Age. That was the beginning of communication. लेकिन कम्युनिकेशन के साथ साथ हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे कि केव पेंटिंग्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब चीजें यूज करते थे कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि वो हंटिंग और सोशल इंटरैक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करती थी. फिर आई एंशिएंट सिविलाइजेशन, जहां पे रिटन सिस्टम्स और रिकॉर्ड्स की बात की जाती है. एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे कि इजिप्शियंस एंड सुमेरियंस, उन्होंने कुछ सिस्टम बनाया राइटिंग का जिसमें दे यूज्ड सिंबल्स, और इन सिंबल्स के थ्रू रिकॉर्ड्स बनाए जाते थे, और these records they were then used for religious, governmental and trade purposes. कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस का भी यहाँ पर रोल है. इसमें द एज सिल्क रोड में हाउ द आइडियाज एंड इन्वेंशंस लाइक पेपर एंड गन पाउडर, तो हाउ इट स्प्रेड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स. तो इंटरनल कम्युनिकेशन ही नहीं, लेकिन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज जो हो रहे हैं, इट इज थ्रू डिफरेंट कल्चर्स एज वेल. नेक्स्ट, देयर वुड बी द मिडल एजेस, that is of early printing and mass communication. You could see the important role of scribes and monasteries and how they used to manually copy books, और फिर mostly ये religious books हुआ करती थी, और फिर they were shared in educational and religious circles. न्यूज़पेपर्स, जैसे जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स, बुक्स, ये भी दे बिकेम टूल्स फॉर spreading news, political views, and social movements. Next comes the industrial revolution, जहां पर हम inventions देखते हैं, telegraph, telephones, radio broadcasting, early media भी इसी टाइम पर है. Like the advent of radio broadcasting in the early 20th century, कैसे real time communication हुआ, news, entertainment और to a larger audience. इससे पब्लिक ओपिनियन भी काफी शेप हुआ इस टाइम पर, एंड कल्चरल ट्रेंड्स में भी थोड़ा चेंज देखा जाता है. Next is the 20th century, which is the age of television, computers, and early internet. Television, everybody knows how it became a dominant source of information and entertainment because it allowed for visual communication on a mass scale, and it brought news, political events, and cultural trends directly into people's homes. Then comes first computers, first data networks, जो कि 1960s around develop हैं. तो computers allowed for much faster data processing, और इससे information काफी easy हो गई to store and retrieve as well. Emails देख सकते हो आप late 20th century में, कैसे emails and early websites, कैसे connection हुआ across the geographic boundaries. Then the age of today, which is the 21st century, that could be said as the age of digital revolution, AI, and global connectivity. Now, जैसे इसमें you could see the rise of social media platforms like Facebook, Twitter, and Instagram. There is cloud storage platforms जैसे कि Google Drive है, Dropbox है. Big data is there. How the collection and analysis of massive amounts of data. इसके लिए कितनी सारी चीजें हो गई हैं so that businesses and governments they could take easy decisions. Then comes the AI. AI is why it has raised to rising to such heights because इसमें smart devices हैं. You have voice assistants, you have machine learning. So you can see how it is analyzing the vast amounts of information quickly, offering the tailored experiences and predictions for individual and businesses. अब अगर हम बात करें कि AI के बाद और क्या technologies आ रही हैं, तो you could see there is quantum computing, how they are revolutionizing the way we process information. They can handle complex problems like the way traditional computers cannot. Then there is blockchain technology, which is the technology behind Bitcoin, जो कि एक secure, transparent और decentralized transactions को allow करते हैं. It has the potential to revolutionize areas like banking, supply chains, and even voting systems. अब अगर हम बात करें कि अब फ्यूचर क्या होने वाला है, तो फ्यूचर इट वुड बी अ फुली डिजिटली इंटीग्रेटेड वर्ल्ड. अभी 5G नेटवर्क्स आ गए हैं, वी कुड सी 6G नेटवर्क्स कमिंग, सो यू कुड सी दे वुड बी इंक्रीज इन इंटरनेट स्पीड्स, कम्युनिकेशन.
there would be AR and VR पे काफी ज्यादा influence रहेगा, जैसे कि augmented reality and virtual reality, because they'll change how we access and interact with information. Because instead of just reading or watching content, we could immerse ourselves in these digital environments, making learning and interaction more engaging. Neural interfaces would be there, devices that can communicate directly with our brains. They're still in early stages, but in the future, they may allow humans to exchange information instantly, bypassing the traditional methods of communication. So you see how the information networks they have evolved. मतलब simple oral tradition से अगर देखा जाए और आज के advanced digital system तक, और जैसे जैसे technology improve होगी तो हम लोग और changes देखेंगे ही, leading to a more connected and efficient world. अब मेन क्वेश्चन आता है, एक्चुअली इंफॉर्मेशन है क्या? इसके पीछे काफी डिबेट्स हुई हैं पहले टाइम में, और लोग इसको फिर रिलेट करते थे सिंबल्स के थ्रू, जैसे कि पिजन्स के थ्रू, हॉर्सेस के थ्रू, मतलब बेसिकली मैसेंजर्स के थ्रू, जिससे भी इंफॉर्मेशन को पास ऑन किया जाता है. इसका एक एग्जांपल लेंगे फ्रॉम मिडिवल इंडिया, व्हिच इज द दवा फुट पोस्ट सिस्टम एंड उलूक, व्हिच इज अ हॉर्स पोस्ट सिस्टम. दे वर एडवांस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो कि इब्न बतूता बताते हैं, वाज अ 14th century Moroccan traveler, particularly under the time of Sultan Muhammad bin Tughlaq of Delhi Sultanate. अब इसमें क्या होता है दवा सिस्टम में, फुट मैसेंजर्स को एट फ्यू किलोमीटर्स दे आर स्टेशन्ड, और एक कुरियर एक मैसेंजर से दूसरे रिले पॉइंट तक दूसरे मैसेंजर पर पास ऑन किया जाता है. इससे इट इंश्योर्ड द कंटिन्यूअस एंड स्विफ्ट कम्युनिकेशन. उलूक सिस्टम में यही सेम चीज मैसेंजर से नहीं, हॉर्सेस के थ्रू की जाती है. So you see, he noticed that how the Sultan is able to receive news and reports from far-flung provinces with remarkable efficiency. तो हमने देखा कि information को हम लोग एक specific type के objects या people के साथ denote नहीं कर सकते हैं. पर लोगों ने फिर बोला कि pigeon, horses, इनको information तब बोल सकते हैं जब information की एक right context में बात हो रही हो. और right context कौन decide करता है? बेसिकली फिर अगर इंफॉर्मेशन ट्रुथ रिप्रेजेंट कर रही है तो इसका मतलब वो कॉन्टेक्स्ट ठीक है, और ये ही हम मानेंगे कि यही सही इंफॉर्मेशन है. और फिर उन्होंने बताया कि देयर इज अ यूनिवर्सल रियलिटी, और इंफॉर्मेशन उसको रिप्रेजेंट करती है, और जो भी कोई यूनिवर्सल रियलिटी को रिजेक्ट करता है वो अल्टीमेटली ट्रुथ को रिजेक्ट कर रहा है. तो एज यू कैन सी, द near view sees information as an attempt to represent reality. इट इज अवेयर, बट कि इंफॉर्मेशन हमेशा जरूरी नहीं कि ट्रुथ को रिप्रेजेंट ही करे. कुछ केसेस में हो सकता है कि मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन इज एन ऑनेस्ट मिस्टेक अकरिंग व्हेन समवन ट्राइज टू रिप्रेजेंट रियलिटी बट गेट्स इट रॉन्ग. ऑन द अदर हैंड, डिसइन्फॉर्मेशन इज अ डेलिबरेट लाई अकरिंग व्हेन समवन कॉन्शियसली इंटेंड्स टू डिस्टॉर्ट आवर व्यू ऑफ रियलिटी. न्यू व्यू फर्दर बिलीव्स कि अब इन सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है? I guess more solution. तो ये associated है with the counter speech doctrine with the US Supreme Court Justice Louis D. Brandeis, जिन्होंने Whitney versus California केस में बोला कि the remedy to false speech is more and more long-term discussion on that speech, and then it is bound to expose falsehoods and fallacies. So if all the information is an attempt to represent reality, then as the amount of information in the world grows, we can expect the flood of information to expose the occasional lies and errors and ultimately provide us with a more truthful understanding of the world. जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी से समझते हैं, उसमें एरर्स हैं, लाइज हैं, फैंटेसीज हैं और फिक्शंस भी हैं. तो ये सब भी तो इंफॉर्मेशन है, जरूरी नहीं कि एक रियलिटी ही इंफॉर्मेशन हो. जैसे कि what information does, it is to create new realities by tying together the disparate things. Its defining feature is connection rather than representation. And information is whatever connects different points into a network. Information doesn't necessarily inform us about things. Rather, it puts things in formation. Horoscopes put lovers in astrological formations, propaganda broadcasts put voters in political formations, and marching songs put soldiers in military formations. Like, as a pragmatic sense, consider music. Most symphonies, melodies and tunes, they don't represent anything, which is why it makes no sense to ask whether they are true or false. Over the years, people have created a lot of bad music, but not fake music. Without representing anything, music nevertheless does a remarkable job in collecting a large number of people and synchronizing their emotions and movements.
The role of connecting information, it is not unique to human history. Same goes with DNA formation. If we look at it the biological way, or all of this social media, what is it? It is just a network of people connected together. Same goes with information. And sometimes it does represent reality and sometimes it doesn't. Like COVID-19 है या elections के time पर कितनी fake news supply होती है या rumors हैं about celebrities etc. तो जरूरी नहीं कि information truth को represent करे. तो ये बात हुई information की. अब the first information technology which was developed by humans is stories. आप देखते होंगे कि मॉडर्न कॉर्पोरेट टाइटन्स ये जो भी फेमस हैं उनके काफी फॉलोअर्स हैं और जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ दे रिलेट, बट डू दे रिलेट पर्सनली टू देम? नो. वो उनके नैरेटिव्स या उनके अराउंड बनाई गई स्टोरीज के साथ रिलेट कर पा रहे हैं. अ नैरेटिव दैट दैट रिफ्लेक्ट्स पावर, सक्सेस, इनोवेशन. Joseph Stalin, who stood at the nexus of one of the biggest personality cults in history, understood this well. When his troublesome son, Vasily, exploited his famous name to frighten and awe people, Stalin berated him. "But I am a Stalin too," protested Vasily. "No, you are not," replied Stalin. "You are not Stalin and I am not Stalin. Stalin is Soviet power. Stalin is what he is in the newspaper and the portraits. Not you, no, not even me." Modern influencers and celebrities, they would agree with this perspective. किसके कितने सारे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर जहां पर वो डेली इंगेज करते हैं. तो सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जरूरी नहीं कि पर्सनल कनेक्शन के साथ डील कर रहे हो, बिकॉज उनके पीछे भी एक्सपर्ट टीम है जो कि हर पोस्ट, हर इमेज के पीछे दे आर मेटिकुलसली क्राफ्टिंग एन इमेज, जिसको हम बोलते हैं ब्रांड. ब्रांड क्या है? ब्रांड एक जस्ट स्टोरी है जो कि लोगों को दिखाई जा रही है टू शेप देयर पब्लिक परसेप्शन. ब्रांडिंग अ प्रोडक्ट मीन्स टेलिंग अ स्टोरी अबाउट इट, one that has little to do with the product's actual qualities, but it still influences how people feel about it. जैसे कि कोका कोला का एग्जाम्पल लेते हैं. कंपनी हैज इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स में और वो स्टोरी सुनाते हैं अपने ड्रिंक की. Through this, people have come to associate a simple mix of flavored water with ideas of fun, happiness, and youth, rather than focusing on its connection to tooth decay, obesity, or plastic waste. This is the influence of branding. अब ब्रांडिंग या स्टोरीज का इन्फ्लुएंस हम सोशल मूवमेंट्स में दिखाते हैं. जैसे कि जो जितने भी सोशल रिवॉल्यूशनरीज रहे हैं, जैसे कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो सब लोग स्टैटिस्टिक्स प्रिवेंट नहीं करते हैं. They told their stories of hope, struggle, and a vision for a better future. In a similar way, businesses and influencers today leverage storytelling to connect with audiences on an emotional level, creating loyalty and trust. लेकिन अगर हम हिस्ट्री कैसे देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि ट्रुथ ही पावर है या फिर रियलिटी या स्टोरी बताने से आप सब लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो. आपको एक सोशल ऑर्डर भी बनाना चाहिए उसके साथ. जैसे कि एम्परर अशोका की स्टोरी ऑफ एम्ब्रेसिंग बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंग वॉर, इट शोज अ नैरेटिव ऑफ कंपैशन एंड मॉरल लीडरशिप. इट हेल्प्ड एस्टैब्लिश बुद्धिज्म एज अ यूनिफाइंग फोर्स. तो इट प्रमोट्स अ सोशल ऑर्डर इन पीपल ऑल्सो. सो दीज examples, they illustrate how history has served both as a record of truth and for creating a social order. ये जो स्टोरीज हैं पास्ट की, आज भी हम लोग प्रेजेंट में सुनते आए हैं और ये प्रोवाइड करती हैं एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी इन मोस्टली सारी सोसाइटीज में. अब सबको पता है कुछ ट्रुथ हैं, जैसे कि E is equal to MC square. They explain much about the universe, but they don't resolve political disagreements or inspire people to make sacrifices for a common cause. Instead, human networks, they are held together by fictional stories, particularly those about intersubjective entities like gods, money, and nation. अब fiction या stories की truth के ऊपर value कैसे हो गई? पहला ये, fiction can be made simple as we want. Truth हालांकि थोड़ा complicated है क्योंकि वो complicated reality बता रहा है. जैसे समझो the truth about nations. It is difficult to grasp that the nation to which one belongs is an intersubjective entity that exists only in our collective imagination. You rarely hear politicians say such things in their political speeches. It is far easier to believe that our nation is God's chosen people entrusted by the Creator with some special mission. Such simplified, emotionally resonant narratives, they inspire loyalty, collective action, and sacrifice. तो नेशनल प्राइड की स्टोरी है या डिवाइन पर्पस की या इकोनॉमिक प्रोग्रेस की. Fiction helps human societies remain cohesive and motivated, even when the truth is far more nuanced and complex.
रिपब्लिक बुक में प्लाटो बोलते हैं एक यूटोपियन स्टेट है एंड जिसकी फाउंडेशन रिलाई करती है ऑन अ नोबल लाई. इट इज जस्ट अ फिक्शनल स्टोरी जो कि सोशल ऑर्डर की सब लोगों को सुनाई जाती है ताकि सिटीजन्स की लॉयल्टी को सिक्योर किया जा सके या फिर वो अपने स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन ना करे. तो प्लाटो बताते हैं कि हम सब लोग अर्थ से आए हैं एंड वी शुड कंसीडर इट एज आवर मदरलैंड. तो हमको उसके लिए डिवोशन होना चाहिए. फिर वो नेचुरल हिरार्की को भी जस्टिफाई करते हैं एंड ही प्रपोज्ड अ नैरेटिव कि गॉड्स मिंगल्ड डिफरेंट मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज एंड आयरन, और गोल्डन रूलर्स वुड लीड, ब्रोंज एंड आयरन वाले सर्व करेंगे. हालांकि प्लाटो यूटोपिया वाज नेवर रियलाइज्ड, लेकिन काउंटलेस सोसाइटीज थ्रू आउट हिस्ट्री कुछ ना कुछ सिमिलर वर्जन्स पर लाई अभी भी करती हैं. तो ये जो स्टोरीज हैं, दे फंक्शन एज टूल्स फॉर क्रिएटिंग सोशल कोहेशन, installing the shared beliefs and legitimizing hierarchies or systems of governance. Plato's noble lie notwithstanding, we should not conclude that all politicians are liars or that all national histories are deception. The choice isn't simply between telling the truth and lying. There is a third option. Telling a fictional story is lying only when you pretend that the story is a true representation of reality. Telling a fictional story isn't lying when you avoid such pretense and acknowledge that you are trying to create a new intersubjective reality rather than representing a pre-existing objective reality. In the 21st century, we aren't much better at finding this balance than our ancestors were in the Stone Age. और गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज दे क्लेम कि हम लोगों को बस बैलेंस करना है ट्रुथ एंड ऑर्डर एंड दैट वुड लीड टू अ बेटर वर्ल्ड. So the invention of storytelling tens of thousands of years ago taught humans this lesson, और same lesson अभी हम लोग लगाएंगे with the advent of the next information technology, which is written documents. अब stories were not enough to run the nations या सारी services या taxes manage करने के लिए, तो हमें उससे कुछ तो बड़ा चाहिए होता. Like Ramayana has 24,000 verses और many editions, but जब उसको simplified volumes में कर दिया गया या एक 78 episodic version में बना दिया गया जो कि टेलीविजन पे दिखाया गया, it became easy and attracted vast audience, क्योंकि हम लोग इजीली फॉलो कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स स्टोरीज को ड्रामास, थ्रिलर्स या सोप ओपेरास के थ्रू. हम कितने भी कैरेक्टर्स या उनके रिलेशनशिप्स को याद भी रख सकते हैं. Most people, they struggle to remember, but they would enjoy watching a TV show reciting India's tax records or annual budget. However, even with these tricks, it's almost impossible to remember something as complex as tax records or budgets. Although this information is important for healthcare, education, and welfare, our brains are not built to store it. Unlike poems and myths, which we can remember, complicated taxation and administration systems, they need special non-organic technologies like writing. So this technology, that is written document. They ensure accountability by documenting decisions and actions clearly and contribute to scientific and technological progress by recording research and discovery systematically. जैसे रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इट इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ की वर्क ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी जो कि बताता है कि सोसाइटी म्यूचुअल एग्रीमेंट और कलेक्टिव विल पे बेस्ड होनी चाहिए. उस डॉक्यूमेंट के थ्रू कितने वेस्टर्न आइडियाज, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, गवर्नेंस सब इन्फ्लुएंस हुए हैं, कितने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डॉक्यूमेंट. और अब डॉक्यूमेंट को मैनेज करने का काम कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी. It relies on these documents to maintain order, and it provides evidence of actions, and it holds individuals and institutions accountable. ये सारा मैनेज करने का काम डॉक्यूमेंट्स का है. अब स्टोन एज में चली आ रही माइथोलॉजी और अभी के टाइम में ब्यूरोक्रेसी, इसके बीच में कंपैरिजन भी किया गया है. जैसे कि दोनों में स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ह्यूमन सोसाइटीज को. Bureaucracies, they organize the state through a hierarchical system of rules and processes to ensure governance. और mythology में gods, deities, legendary figures, they have also established the divine order. उन्होंने भी कुछ cosmic rules दिए हैं that guide how humans and nature interact. For example, in Hindu mythology, the concept of dharma, it guides both the cosmic and social order, similar जो हमारे bureaucratic systems कर रहे हैं. जैसे ही वो bureaucracy जैसे official documents बनाता है या authority establish करता है decision making में, same mythology में भी है the legitimacy of rulers or divine figures through divine appointment. जैसे कि in the myth of Mahabharata, the legitimacy of kingship, it is tied to divine sanction, with the gods playing a role in deciding who is worthy of rule, much like how the systems today decide the authority through legal procedures.
कुछ माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स आज भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स में यूज होते हैं. Kings and emperors, for instance, they have often used these mythological stories to justify their governance or the need for bureaucratic structures. In ancient Egypt, the pharaoh was considered a divine figure, a god on earth, and the administration under his rule was often structured around religious and mythological principles, with bureaucrats acting as intermediaries between the king and the people. और एवरीबडी नोज टेलीविजन तो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है इन दोनों एलिमेंट्स को मिक्सअप करके दिखाने का. जैसे कि माय फ्रेंड इज अ वेरी ग्रेट एडमायरर ऑफ दिस शो व्हिच इज गेम ऑफ थ्रोन्स. व्हाट इट डज, इट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड माइथोलॉजी, और उससे वो एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल डिवाइन सिस्टम क्रिएट करता है विद इन द फिक्शनल वर्ल्ड. इस शो में देयर आर 7 किंगडम्स. There is King's Landing, which is sort of a capital, और King's Landing में एक small council है जो कि सेम एक bureaucratic organization की तरह वर्क करती है. Characters like Tyrion Lannister को ऐसी पोजीशन दी गई है जैसे कि Hand of the King, which shows कि how bureaucratic organizations आज काम करती है, managing affairs of state and governance. माइथोलॉजी में ही नहीं, काफी शोज हैं. सक्सेशन, द ऑफिस, जो कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं उनको बहुत इजीली दिखाया जाता है टेलीविजन के थ्रू, व्हिच इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. So you see how the TV shows, they have blended the modern bureaucratic world with age-old mythological concepts. So that is the power of documents and of bureaucracy. This is a Treaty of Versailles that officially ended the World War I and it imposed harsh penalties on Germany. इसकी वजह से League of Nations form हुआ. It established new nations. Communist Manifesto, what it is? It is a document, it is a political pamphlet that called for the overthrow of capitalist societies and the establishment of communist order. The power of this document lay in its ability to inspire revolutionary movements around the world, leading to the establishment of communist governments in countries like Russia, China, and Cuba. डॉक्यूमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है आप डे टू डे लाइफ में देख लो. आपकी कॉलेज डिग्री, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, डिवोर्स, मैरिज, एवरीथिंग इज जस्ट अ पेपर, इट्स अ डॉक्यूमेंट. तो इससे मुझे एक कविता याद आती है. कभी अखबार, कभी खत कागज, रोजमर्रा की जरूरत कागज, आने जाने की सहूलत कागज, जीने मरने की इजाजत कागज, प्यार की चिट्ठियां भी कागज की, काम की अर्जियां भी कागज की, जश्न में झंडियां भी कागज की, जिस्म की मंडियां भी कागज की, बने नातों का भी गवाह कागज, कहीं शादी कहीं निकाह कागज, कहीं तलाक का गुनाह कागज, बनाए और करे तबाह कागज, छीन ले खेत घर जमी कागज, पहुंचे आंखों की भी नमी कागज, हर जगह यूं है लाजमी कागज, जैसे घर का है आदमी कागज, कुछ नहीं है मगर है सब कुछ भी, क्या अजब चीज है ये कागज भी. So this was about the information technology, which is written documents. And now we would focus on the our main information technology of today, which is computers or could be AI. So now moving forward, Yuval Noah Harari, in his book Nexus, he coined a term called as computer politics. कि कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क एक नई तरीके की ब्यूरोक्रेसी है और वो माइथोलॉजीज और किसी भी ह्यूमन मेड गॉड से ज्यादा मे बी डेंजरस हो सकती है. इवन इफ द पॉजिटिव्स ऑफ टेक्नोलॉजी आउटवे देयर नेगेटिव्स, getting to that happy ending usually involves a lot of trials and tribulations. Take for example the industrial revolution. It is a prime example of how industrial technology, when it spread globally in the 19th century, it disrupted the traditional economic, social and political structures. लेकिन it still opened the door for the creation of new societies. लेकिन उस बैलेंस को इमर्ज करने में कितने कॉस्टली एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और कितने लोगों ने उनमें सफर किया है. इन लेसन्स के बाद भी 21st सेंचुरी के लेसन्स में हमें थोड़ा गैप देखने को मिला है. इफ लाइक ह्यूमैनिटी टुक सो मेनी पेनफुल लेसन्स टू लर्न हाउ टू मैनेज steam power and telegraphs, what will it cost to learn to manage bioengineering and artificial intelligence? Must we go through another cycle of creating biotechnological empires, totalitarian regimes, and global destruction before we learn to use them benevolently? The technologies of the 21st century are far more powerful and potentially far more destructive than those of the 20th century. As a result, we have far less room for error. Like Saint Augustine quoted, to err is human, but to persist in error is diabolical.
If we look at it the democratic way, by the end of the 20th century, it was clear that imperialism, totalitarianism, या militarism, they were not the best way to organize industrial society. Main strength lie करती है liberal democracy में. लेकिन आज का चैलेंज ये है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम्स भी आज एआई के टाइम में रिलेवेंट हैं या नहीं. तो इट इजंट फोकस्ड ऑन द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन जनरल, but rather whether liberal democracy can survive in the 21st century, especially in countries where it might be challenged by governments and local movements. The question concerns the compatibility of democracy with the structure of 21st century's information networks. Could the new information technology of the 21st century make democracy impractical once again? Like one potential threat is that the constant reach of new computer networks, it might destroy our privacy and allow authorities or corporations to monitor and judge not just our actions and words, but even our thoughts and feelings. Can democracy survive in such an environment? If the government or a corporation knows more about me than I know about myself and can control or influence everything I do and think, it would give them the totalitarian control over society. इस एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो मेरे साथ बहुत होता है. मैं YouTube पर गई, मैंने सपोज एड में एक ड्रेस देखी और मैं फिर उसके वेब पेज पर गई ताकि मैं प्राइस देख सकूं ड्रेस का या उसके रिव्यूज देख सकूं. उसके बाद फिर मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया पर, बीट इंस्टाग्राम या फेसबुक, मुझे वही ड्रेस दिखेगी. लाइक लोगों ने या तो वो ड्रेस पहनी होगी या फिर मेरे एडवर्टाइजिंग सेक्शन में सेम ड्रेस दिखेगी. मैं उसे बोलती हूँ कि यूनिवर्स मुझे साइन दे रहा है कि मुझे वो ड्रेस ले लेनी चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स यूनिवर्स. Just look at how companies like Amazon and Netflix, they are using algorithms to recommend products and movies based on our previous choices. While this seems harmless, it raises the question, how much do these recommendations shape our societies and limit our option? In 2020, researchers showed how political ads on Facebook, it targeted specific groups, swaying voter opinions through highly tailored content. Can we still make free, independent choices when AI is constantly guiding us towards specific decisions? Can we truly call it free when AI algorithms, they predict and they manipulate our choices? In countries like China, AI is used for surveillance through facial recognition, monitoring citizens' every move and thought, leading to question about privacy and freedom. Could such technologies in the hands of corporations, they will lead to a future, or is it just merely a facade? How can we ensure that these powerful tools, they are used for good and not to manipulate or control populations? So, तो हमें इसको protect करने के लिए we need to take some measures. जैसे कि हमें privacy अपनी protect करनी ही पड़ेगी. Government need to pass laws that protects our personal information and privacy. For example, European Union ने GDPR launch किया है to help keep data safe. Then हम लोग AI को और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं ताकि कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स दे नीड टू एक्सप्लेन कि वो जो डिसीजंस ले रहे हैं उससे हमारी प्राइवेसी हार्म नहीं हो रही है. हम लोग एक एथिकल AI क्रिएट कर सकते हैं जो कि फेयर हो और जो लोगों की राइट्स को भी रेस्पेक्ट करे. वी कैन एजुकेट पीपल, हम लोग पब्लिक अवेयरनेस शो कर सकते हैं. हम लोग सर्वेलेंस को रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे कि जो फेशियल रिकॉग्निशन वाला सर्वेलेंस सिस्टम है, आई थिंक इट शुड बी लिमिटेड टू क्रिमिनल्स या फिर बहुत ही रेयर केसेस में उसकी बात होनी चाहिए. हम लोगों को एक ओपन डिबेट करनी चाहिए. पीपल नीड एक्सेस टू दिस ऑनेस्ट एंड वेरिड इंफॉर्मेशन. Social media platforms, it should take action against fake news, and leaders, they should be open on how to use technology. We should all work together globally. क्योंकि AI, it majorly affects whole of the world, so countries should work together to create rules for using it responsibly. This way, no single country or company, it can misuse AI to control people. Now, अब AI की अगर बात करें तो major worry is that it could replace many jobs, especially in areas like manufacturing, transportation, customer service. तो इस पे काफी बात already हो चुकी है हमारे प्लेटफॉर्म पर भी और वैसे भी. तो बस मैं यही बोलूंगी कि if AI could replace jobs, तो it could create new ones also. For example, there's a growing need for AI experts, data scientists and engineers to build and manage those AI systems.
हाँ, ये हो सकता है कि AI इनइक्वालिटी थोड़ी बढ़ा दे, लाइक स्किल्ड वर्कर्स जो कि नई टेक्नोलॉजीज आराम से सीख सकते हैं, दैट दे मे डू वेल, बट लो स्किल्ड वर्कर्स दे माइट स्ट्रगल टू फाइंड न्यू जॉब्स. This could increase the gap between the rich and the poor. To help, it's important to provide training and education to give everyone a fair chance. Key insight of Edmund Burke, he says that social reality is much more complicated than the champions of progress grasp, and that people aren't very good at understanding the world and predicting the future. That's why it's best to keep things as they are. Some change even if they seem unfair, and if some change inescapable, it should be limited and gradual. The key to success in the 21st century is likely to be flexibility. It's flexibility, and everybody needs to be flexible regarding that. While computers, they have not yet reached their full potential, the same can be said about humans. People are adaptable and capable of learning and evolving, just as technology continues to improve and evolve. This flexibility allows democracy to better handle challenges and changes, making them more resilient in a rapidly changing world. For example, one of the successful transitions in the job market of the 20th century wasn't due to a technological breakthrough, but rather from unlocking the untapped potential of half the population, that is women. Bringing women into the workforce didn't require genetic engineering or advanced technology. It simply required challenging outdated beliefs and allowing women to reach their full potential. In the coming decades, the economy will likely face even bigger changes than the massive unemployment of the 1930s or the entry of women into the job market. The flexibility of democracies, their ability to question old beliefs, and their strong self-correcting mechanisms, it would be essential in navigating these challenges. Democracies have spent generations developing these qualities, and it would be unwise to abandon them just when we need them the most. So to conclude, I would just say that AI presents both opportunities and challenges. हम लोगों को आना चाहिए कि हम उसकी पावर को कैसे रिस्पॉन्सिबली यूज कर रहे हैं. To people, to governments, to organizations, everybody need to strengthen their defenses, mitigate risk, and stay ahead of all the threats. Thank you so much.